हेलो विद्यार्थियों, इससे पहले वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण और गोलीय दर्पण की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, गोलीय दर्पण के लिए एफ और आर में संबंध और दर्पण सूत्र का अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रतिबिंब निर्माण के लिए सबसे पहले हमें चिन्ह परिपाटी की जानकारी आवश्यक है, तो चलिए चिन्ह परिपाटी की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस परिपाटी के अंतर्गत हम जो भी दूरियां मापेंगे वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। अब हमें ये देखना है कि किस दूरी को आप धनात्मक लेंगे और किस दूरी को आप ऋणात्मक लेंगे। ध्यान होगा, इससे पहले आपने कार्तीय निर्देशांक पद्धति पढ़ी होगी, जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष की सहायता से किसी भी कार्तीय तल को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है और दोनों अक्षों का कटान बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। तो ठीक इसी तरह से मान के चलिए कि ये गोलीय दर्पण है और ये दर्पण का ध्रुव है। तो यहाँ पे हम इस दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु की भांति लेंगे और ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, जिससे ये कार्तीय तल 4 भागों में बटा होगा। ठीक है, हम जानते हैं ये धनात्मक एक्स अक्ष है, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष है, ये धनात्मक वाई अक्ष है और ये ऋणात्मक वाई अक्ष है। तो सभी दूरियां मापी जानी है इस मूल बिंदु यानी कि ध्रुव से। अब प्रतिबिंब निर्माण करते समय दूसरा तथ्य जो आपको ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए आपतित प्रकाश किरण को सदैव गोलीय दर्पण के बाईं ओर से आपतित करना है, यानी कि प्रकाश किरण दर्पण पर बाईं ओर से दाईं ओर आपतित होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपतित प्रकाश किरण की दिशा में जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वो धनात्मक लेंगे, क्योंकि वो धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में होंगी। आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां हम ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि वो ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में होंगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक लेंगे और मुख्य अक्ष से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर मापी गई दूरियां हम ऋणात्मक लेंगे। तो ये है आपकी कार्तीय चिन्ह परिपाटी, जिसको हम सामान्यतः चिन्ह परिपाटी भी कहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, मुख्य तथ्य 2 ही हैं कि आपका सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएगी, दर्पण के ध्रुव से, और आपतित प्रकाश किरण हमेशा हम बाईं ओर से आपतित करेंगे प्रतिबिंब निर्माण के लिए। तो ये तथ्य आपको ध्यान रखना है। हमने बिंदुओं के अंतर्गत इनको लिख दिया है कि दर्पण के ये सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी तथा प्रतिबिंब निर्मित करते समय प्रकाश सदैव दर्पण के बाईं ओर से आपतित करेंगे। आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक लेंगे और आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक लेंगे। मुख्य अक्ष से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक और नीचे की ओर मापी गई दूरियां हम ऋणात्मक लेते हैं। इसके बाद हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का अध्ययन करेंगे, पहले अवतल दर्पण के लिए और उसके बाद उत्तल दर्पण के लिए हम ये अध्ययन करेंगे। अब प्रतिबिंब निर्माण के लिए जो तथ्य आपको ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों का हम प्रयोग करते हैं। 2 से अधिक हो सकती हैं, लेकिन कम से कम हम 2 प्रकाश किरण लेंगे। मुख्यतः आपको ध्यान रखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण के फोकस से जाती है। इसी प्रकार दर्पण के फोकस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र सी से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से वो आई है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, और यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो जो कोण बनाते हुए वो आपतित होगी मुख्य अक्ष के साथ, वही कोण बनाते हुए वो परावर्तित होगी। तो ये 3 बिंदु हैं, आपको ध्यान रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्माण। तो पहली स्थिति ले रहे हैं कि वस्तु कहाँ पर है, वस्तु अनंत पर है। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरण हम ले रहे हैं, 2 प्रकाश किरण ले रहे हैं। पहली प्रकाश किरण ये है और दूसरी प्रकाश किरण ये है। पहली प्रकाश किरण हम ले रहे हैं फोकस पर आपतित हो रही है, फोकस से आपतित हो रही है। अभी आपको बताया फोकस से आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है।
दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित हो रही है। आपको अभी बताया कि वक्रता केंद्र से आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब ये दोनों प्रकाश किरण जहाँ एक दूसरे को काटती है या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, वहाँ पर प्रतिबिंब निर्माण होता है। तो अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। कैसा बनता है? क्योंकि दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यह ध्यान रखना कि अगर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। आकार में ये बहुत छोटा होगा और कहाँ पर बनेगा? ये आपको पहले ही बता दिया, ये फोकस पर बनेगा। तो ये पहली स्थिति है। इसके बाद दूसरी स्थिति अनंत और सी के मध्य है। यदि वस्तु अनंत और दर्पण के वक्रता केंद्र के मध्य स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? हम चित्र के अनुसार देखते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये वस्तु है, ये दर्पण का वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य कहीं पर स्थित है। तो उसी तरह से हमें दो प्रकाश किरण लेनी है प्रतिबिंब निर्माण के लिए। हम दो प्रकाश किरण ले रहे हैं। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो हमें पता है, अभी आपको बताया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी? वो फोकस से जाती है, तो ये फोकस से जा रही है। दूसरी प्रकाश किरण ले रहे हैं, वक्रता केंद्र से आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से आई उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो ये जिस मार्ग से आ रही है उसी मार्ग से वापस लौट जा रही है। दोनों प्रकाश किरण जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं वहां पर इस वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो कहां पर होता है? ये निर्माण होता है दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। तो स्पष्ट है कि यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदित कर रही है एक दूसरे को तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब आकार में उल्टे बनते हैं तो उल्टा होगा। ठीक है, और वस्तु से छोटा होगा। तीसरी स्थिति कि यदि वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर है, सी पर है, तो यदि वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब निर्मित कहाँ पर होगा? उसी तरह हम दो प्रकाश किरण लेंगे। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई दर्पण के फोकस से जाती है। दूसरी प्रकाश किरण फोकस से जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जहाँ पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी वहाँ पर प्रतिबिंब निर्माण होगा। तो ये कहाँ पर निर्मित होता है? ये दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही निर्मित होता है, सी पर। ठीक है, कैसा होगा? क्योंकि प्रतिच्छेदित कर रही है प्रकाश किरण एक दूसरे को, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आकार इसका वस्तु के आकार के समान होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे वस्तु अनंत से दर्पण की ओर आ रही है तो जो उसका प्रतिबिंब है फोकस से अनंत की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जारी रहती है। इसके बाद अगली स्थिति देखते हैं, सी और एफ के मध्य। यदि वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ पर निर्मित होगा? उसी तरह से दो प्रकाश किरण लेते हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी और दूसरी फोकस से जा रही, तो फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जहां पर ये प्रतिच्छेदित करेंगी वहां पर प्रतिबिंब निर्माण होगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब है, दर्शा रहे हैं ए डैश बी डैश से। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? सी से परे, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आकार में वस्तु से बड़ा होगा। तो ये भी ध्यान रखिए कि जैसे जैसे प्रतिबिंब अनंत की ओर जाएगा उसका आकार बढ़ता जाएगा। अगली स्थिति देखते हैं, यदि वस्तु फोकस पर है तो दो प्रकाश किरण ले रहे हैं, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी फोकस से जाने वाली। परावर्तन के पश्चात, क्योंकि ये सीधी जिस मार्ग से आई उसी से लौट जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली ये प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात इस तरह से समांतरित परावर्तित होती हुई आगे निर्गत हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक कहाँ पर होगा? अनंत पर होगा, आकार में बहुत बड़ा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब है तो ये कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। इसके बाद एफ और पी के मध्य यदि वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य स्थित है, ये स्थिति, उसी तरह से दो प्रकाश किरण ले रहे हैं, एक वक्रता केंद्र से आ रही है और एक मुख्य अक्ष के समांतर।
तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से चली जाएगी और वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण जो आपतित हो रही है वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो ये पीछे तो कहीं मिलती हुई प्रतीत नहीं होंगी, तो अब ये कहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी, ये दर्पण के पीछे कहीं आगे मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इस तरह से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है, क्योंकि इधर तो ये कहीं पर नहीं मिलेंगी, तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये प्रकाश किरण दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो मिलती हुई प्रतीत हो ऐसा बनने वाला प्रतिबिंब ये आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और आभासी प्रतिबिंब सीधे प्रतिबिंब होते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और आकार में वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गया अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्माण। इसके बाद हम उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्माण का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे दो ही अवस्था कि एक तो हम लेते हैं अनंत पर और दूसरा दर्पण के सामने कहीं पर भी। तो अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। दो प्रकाश किरण ले रहे हैं, एक फोकस पर आ रही है और दूसरी वक्रता केंद्र पर। फोकस पर आने वाली परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और जो वक्रता केंद्र पर आ रही है वो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो अब ये आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये इस तरह जाएगी और ये इस तरफ जाएगी। अब ये दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो जहाँ पर ये मिलेंगी वहाँ पर प्रतिबिंब निर्माण होगा। ये मिलती हुई फोकस पर प्रतीत होती है। अब दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं, प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा, आकार में बहुत छोटा होगा और कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। दर्पण के सामने कहीं पर भी, अनंत से लेके कहीं पर भी हो, उस स्थिति में प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के लिए आपका ध्रुव और फोकस के मध्य बनता है। तो वही स्थिति ले रहे हैं, दो प्रकाश किरण, एक वक्रता केंद्र की ओर आ रही है और दूसरा मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी और वक्रता केंद्र पर आने वाली प्रकाश किरण जिस मार्ग से आई परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो ये दर्पण के पीछे जहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी, कहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी, दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य मिलती हुई प्रतीत होगी। तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, छोटा होगा और हमेशा ये प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के मध्य बनेगा। तो यह है उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, इसके बाद हम गोलीय दर्पण के लिए एफ और आर में संबंध का अध्ययन करेंगे। एफ दर्पण की फोकस दूरी जैसा कि आप जानते हैं और आर दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो इसके लिए हम एक अवतल दर्पण ले रहे हैं। ठीक है, इसके आधार पर हम एफ और आर में संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, और ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण यानी कि दोनों ही गोलीय दर्पण के लिए समान रूप से लागू होता है। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं ये हमारा गोलीय दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। तो हम प्रतिबिंब निर्माण के ले रहे हैं, आपतित किरण ले रहे हैं, दर्शा रहे हैं AM से, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। अब ये इस बिंदु से परावर्तित हो रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण हम जानते हैं दर्पण के फोकस से जाती है, तो परावर्तन के पश्चात ये दर्पण के फोकस से जा रही है। अब हम क्या करते हैं कि इस बिंदु पर अभिलंब लेते हैं। ठीक है, अब आपने ज्यामिति में पढ़ा होगा कि अगर हम एक वर्त लें और वर्त के परिधि के किसी बिंदु पर अगर आप अभिलंब लें तो वो वर्त के केंद्र से जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये गोलीय दर्पण भी किसी वर्त का एक भाग है, तो इसके बिंदु M पर लिया गया अभिलंब कहाँ से जाएगा, इसके केंद्र से। और यहाँ पे वो केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। तो ये किससे जा रहा है, वक्रता केंद्र से जा रहा है। ठीक है, अब परावर्तन का नियम हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे ये कोण AMC आपतन कोण होगा और FMC ये कौन सा होगा, परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम किससे दर्शाते हैं, I से, और परावर्तन कोण को हम किससे दर्शा रहे हैं, I अर्थ से। ठीक है, तो ये कोण I आपतन कोण और ये R परावर्तन कोण, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये परावर्तन का नियम आपको पता है। साथ के साथ हम ये देख सकते हैं ये दो समांतर प्रकाश किरण हैं और ये एक तिर्यक प्रकाश किरण है। ठीक है, या आप इस तरह से मान के चलिए ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये एक
तिर्यक रेखा है। तो इस तरह से ये कोण बराबर होगा इस कोण के, इसको हम बोलते हैं एकांतर कोण। ठीक है, तो यहाँ पे कोण MCF ये किसके बराबर होगा, आपतन कोण के बराबर होगा, कोण I। तो ये प्रतिबिंब निर्माण हो गया। ठीक है, अब दूरियां अभी आपको बताया सभी कहाँ से मापी जाएंगी, दर्पण के फोकस ध्रुव से मापी जाएंगी। तो ध्रुव से फोकस के मध्य की दूरी F कहलाएगी और वक्रता केंद्र की दूरी C की दूरी ये कहलाएगी R। ठीक है, अब हम संबंध स्थापित करते हैं। चलिए आगे। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं चित्रानुसार परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर किसके होता है, परावर्तन कोण के, यानी कि कोण AMC बराबर किसके, कोण FMC, यानी कि कोण I बराबर कोण R। इसको हम समीकरण 1 कहते हैं। इसके बाद पुनः चित्र से अभी आपको बताया कि कोण AMC बराबर है कोण किसके, MCF, ये बराबर किसके, I। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1, 2 की सहायता से हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि कोण, कौन सा कोण, FMC, यानी कि ये कोण R बराबर है किसके, कोण I के, बराबर है किसके, कोण MCF। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो इस त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, MCF में जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो भुजा MF बराबर होगा किसके, FC के। ये भुजा बराबर आएगी इस भुजा के। तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, इसको कह लेंगे हम कंडीशन या समीकरण नंबर 3। अब आगे चलते हैं। अगर हम दर्पण में देखें तो जो बिंदु M होता है वो ध्रुव P के सन्निकट होता है। तो हम PF बराबर क्या मान सकते हैं, MF के बराबर मान सकते हैं। और ये दूरी किसके बराबर है, फोकस दूरी के बराबर है। अब पुनः अगर हम चित्र से देखें, PC यानी कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी किससे दर्शाएंगे, PC से। ये किसके बराबर है, PF यानी कि ध्रुव से फोकस की दूरी प्लस फोकस से वक्रता केंद्र तक की दूरी FC के बराबर है। ठीक है, अब PC बराबर PF प्लस अब FC, ये दूरी क्योंकि हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, ये दूरी किसके बराबर है, MF के। तो यहाँ पे MF रख देते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं MF किसके बराबर है, PF के, समीकरण 4 से। तो ये हम PF के बराबर रख देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो PC बराबर किसके आ जाएगा, 2PF के। ठीक है, अब चिन्ह परिपाटी से PC किसके बराबर है, R के बराबर है, और PF किसके बराबर है, 2F के, PF F के बराबर है। तो R बराबर ये आ जाएगा 2F के, या F बराबर आ जाएगा R/2। ठीक है, तो ये हो गया गोलीय दर्पण के लिए F और R में संबंध, अर्थात गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ हम इस तरह भी कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, और ये समीकरण या कंडीशन कह लीजिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए समान रूप से लागू होती है। इसके बाद हम दर्पण सूत्र का अध्ययन करेंगे गोलीय दर्पण के लिए। दर्पण सूत्र होता क्या है, प्रतिबिंब निर्माण के समय गोलीय दर्पण के लिए बिंब यानी कि वस्तु की दूरी जो दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी, या दर्पण से कह लीजिए दर्शाते हैं U से, दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी दर्शाते हैं V से, और दर्पण की फोकस दूरी के मध्य जो संबंध दर्शाया जाता है, ठीक है, वही दर्पण सूत्र कहलाता है। ये संबंध निम्न होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक है, अब हम इस संबंध को स्थापित करेंगे तो उसके लिए हम अवतल दर्पण को ही ले रहे हैं। मान लीजिए ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये कोई वस्तु है, सभी दूरियां मापी जाएंगी दर्पण के ध्रुव से। मान लीजिए इस दूरी को हम किससे दर्शा रहे हैं, U से दर्शा रहे हैं। तो अब हम प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन शुरू करते हैं।
तो इसके लिए हम जानते हैं कि हमें 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, तो अगर आप केवल दर्पण सूत्र स्थापित कर रहे हैं तो आपको केवल 2 प्रकाश किरणों की ही आवश्यकता होगी। एक तो ये प्रकाश किरण, इसको मैं नंबर दे देता हूं, नंबर 1, जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और परावर्तन के पश्चात किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। और दूसरी, मैं इसको नंबर दे देता हूं, समीकरण नंबर 2, जो दर्पण के वक्रता केंद्र से आ रही है, परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से वापस लौट जाएगी। इसकी सहायता से ही हम ये दर्पण सूत्र स्थापित कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि तीसरी प्रकाश किरण मैंने क्यों ली, प्रकाश किरण 3। ठीक है, अगर हमें आवर्धन स्थापित करना है, आवर्धन क्या होता है कि ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की तुलना में कितना है, इस चीज का हम जिस राशि से दर्शाते हैं वो कहलाती है आवर्धन, या रेखीय आवर्धन दर्शाते हैं m। तो उसकी आवश्यकता के लिए हमें तीसरी प्रकाश किरण की आवश्यकता है। तो अब हम स्थापित कैसे करेंगे, कुछ चीज़ें आप रफली ध्यान रख लीजिए। ये आप जानते ही हैं कि पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हम ले रहे हैं, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, दर्पण के फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण जो दर्पण के वक्रता केंद्र से आ रही है, परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से वापस लौट जाएगी इसी तरह से। और तीसरी प्रकाश किरण जो ध्रुव पर आपतित हो रही है, तो ये मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाते हुए आपतित होगी वही कोण बनाते हुए ये परावर्तित होगी, ये प्रकाश किरण 3। अब आपको ध्यान रखना है, जब आप दर्पण सूत्र स्थापित कर रहे हो तो आपके पास ये 4 त्रिभुज आ जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। हम साथ साथ ये भी करते हैं कि बिंदु M से एक लंब डाल लेते हैं मुख्य अक्ष पर, जिसको दर्शा रहे हैं MN से। तो आपको क्या करना है, पहले ही ये 2 त्रिभुज लेने हैं, यानी कि ABC, A डैश B डैश C। उसके बाद आपको लेना है A डैश B डैश F और MNF, ये 2 त्रिभुज। तो पहले ये 2, उसके बाद ये 2 त्रिभुज। इन 2 त्रिभुजों से एक संबंध प्राप्त करेंगे, उसी प्रकार इन 2 त्रिभुजों से एक संबंध प्राप्त करेंगे, उन दोनों संबंधों से एक नया संबंध प्राप्त करेंगे और उसके आधार पर हम U, V और F में संबंध प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। तो चित्रानुसार सबसे पहले आपको बताया था 2 त्रिभुज लेते हैं, कौन कौन से, A B C, वह त्रिभुज A डैश B डैश C। ये स्थिति कुछ इस तरह थी, ये वस्तु है A B C और ये A डैश B डैश C। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 रेखाएं हैं और एक दूसरे को काट रही हैं। 2 तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटें तो सम्मुख कोण, बनने वाले सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में कोण ACB व कोण A डैश B डैश C, ये सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण है, आपस में बराबर होंगे। उसी तरह से कोण ABC बराबर होगा कोण A डैश B डैश C के, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों के 2 कोण आपस में बराबर हो गए। 2 कोण आपस में बराबर है तो तीसरा अपने आप हो जाएगा, यानी कि ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज ABC और A डैश B डैश C ये समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुजों के लिए संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो इसके संगत ये भुजा और ये भुजा इसके संगत, यानी कि AB बटे A डैश B डैश बराबर किसके, BC बटे B डैश C, समीकरण नंबर 1। उसके बाद आपको बताया था कि आगे 2 त्रिभुज लेने हैं। इसी प्रकार कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं, त्रिभुज MNF और A डैश B डैश F से। तो A डैश B डैश F और ये MNF। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर ये 2 रेखाएं की तरह मान सकते हैं। कौन कौन सी रेखा, A डैश M और B डैश N, एक दूसरे को काट रही हैं कौन से बिंदु पर, F पर। तो जब 2 तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं किसी बिंदु पर तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह से कोण MFN बराबर होगा किसके, A डैश F B डैश के, शीर्षाभिमुख कोण है। साथ ही कोण MNF बराबर होगा किसके, कोण A डैश B डैश F, क्योंकि ये 90 डिग्री। 2 कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। और जब 2 त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर होते हैं तो वो समरूप होते हैं। तो त्रिभुज MNF
और ए डैश बी डैश एफ ये समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, तो यानी कि एम एन बटे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे एफ बी डैश, समीकरण नंबर 2। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर एम एन बराबर है किसके, ए बी, यानी कि प्रकाशिक मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण और मुख्य अक्ष के मध्य की दूरी है। ठीक है, यानी कि वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी उसी के द्वारा एम एन का निर्माण होता है। तो एम एन बराबर है किसके, ए बी के। ठीक है, अतः हम एम एन के स्थान पर क्या रख सकते हैं, ए बी। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर किसके, एन एफ बटे एफ बी डैश, ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 से ए बी बटे ए डैश बी डैश ये बराबर है बी सी बटे बी डैश सी के। इसी प्रकार यहाँ पर ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर है किसके, एन एफ बटे एफ बी डैश के। अब दोनों की तुलना करने पर बी सी बटे बी डैश सी ये बराबर आ जाएगा एन एफ बटे एफ बी डैश। तो हमारे पास ये संबंध आ जाता है। अब इस संबंध को जो दूरियां हमें ज्ञात हैं, कौन कौन सी ज्ञात है, वस्तु की दूरी ज्ञात है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात है, वक्रता केंद्र की दूरी ज्ञात है, यानी कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात है। ठीक है, उनके पदों में तोड़ते हैं या वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, और उसके अनुसार हम अपना सूत्र प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए सर्वप्रथम जो हमने अभिलंब लिया था, एम से अभिलंब डाला था मुख्य अक्ष पर, जो एम एन के रूप में प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पे जो बिंदु एन है वो बिंदु पी के सन्निकट होता है, तो हम एन एफ को क्या मान सकते हैं, पी एफ। तो समीकरण 4 में एन एफ के स्थान पर पी एफ रखने पर हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगी, बी सी बटे बी डैश सी बराबर किसके, पी एफ बटे एफ बी डैश। अब इन दूरियों को हम उन दूरियों के पदों में वर्गीकृत करेंगे जो हमें ज्ञात हैं। तो बी सी को हम लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी। ठीक है, पी एफ फोकस दूरी है जो कि त्यों रहेगी। अब बी डैश सी यानी कि प्रतिबिंब और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाएंगी, पी सी माइनस पी बी डैश। और एफ बी डैश को हम इस तरह लिख सकते हैं पी बी डैश माइनस पी एफ। अब चिन्ह परिपाटी से मान रखेंगे, पी बी वस्तु की दूरी है, आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशाएं मापी जा रही हैं तो माइनस यू। उसी तरह से पी सी माइनस आर, पी एफ माइनस एफ, पी सी माइनस आर, पी बी डैश माइनस वी, पी बी डैश माइनस वी और पी एफ माइनस वी। क्योंकि जितनी भी दूरी आप चित्र में देख सकते हैं सभी आपतित प्रकाश किरण के विपरीत हैं, तो सभी के लिए चिन्ह क्या आया है, माइनस आया है। अब हम जानते हैं, इससे पहले हमने संबंध पढ़ा कि आर बराबर किसके होता है, 2f के। तो आर के स्थान पर हम 2f का मान रख देंगे क्योंकि हमें संबंध u, v और f के मध्य चाहिए, हमेशा आर को समाप्त करना होगा। तो आर के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, 2f। तो माइनस यू माइनस माइनस 2f माइनस 2f माइनस माइनस वी माइनस एफ माइनस वी माइनस माइनस एफ। ठीक है, तो ये मान हमने रख लिए हैं। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। इस पद की गुना इससे करेंगे, इस पद की गुना इससे करेंगे। उससे पहले सरल करते हैं, तो माइनस यू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस यू प्लस 2f बटे माइनस 2f प्लस वी बराबर किसके, माइनस एफ बटे माइनस वी प्लस एफ। पक्षांतर करने पर जब हम पक्षांतर करेंगे तो यह आ जाएगा यू वी माइनस 2vf माइनस यू एफ प्लस 2f स्क्वायर बराबर 2f स्क्वायर माइनस वी एफ। अब 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों पदों को जो शेष बचे हम दूसरी ओर ले आएंगे, तो यू वी बराबर आ जाएगा 2vf माइनस वी एफ प्लस यू एफ। 2vf में से vf जाएगा तो vf बचेगा, यू वी बराबर vf प्लस यू एफ, ये समीकरण आ जाएगी। अब इस समीकरण को uvf से भाग देने पर, uvf से भाग देंगे तो सभी पदों को आपको भाग देना होगा। uv को देंगे तो uv से uv कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/f। इसी प्रकार यहाँ पे vf कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/u। और यहाँ पे uf से uf कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/v। यही हमारा दर्पण सूत्र होता है, जो तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है। इसके बाद हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन की। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन होता क्या है, ये आपको अभी पहले बताया था कि गोलीय दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है
उस प्रतिबिंब का आकार वस्तु के सापेक्ष कितना होता है, यही एक राशि कहलाती है आवर्धन या रेखीय आवर्धन। दर्शाते हैं इसको m से। तो वस्तु के आकार के सापेक्ष प्रतिबिंब के आकार, किसी प्रतिबिंब का आकार किसी भी दर्पण के लिए उसका रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि वस्तु के आकार को हम दर्शा रहे हैं h से और प्रतिबिंब के आकार को हम किससे दर्शा रहे हैं, h डैश से। तो रेखीय आवर्धन दर्शाएंगे स्मॉल m से, ये किसके बराबर होगा, h डैश बटे h के। हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करें तो m बराबर, क्योंकि h डैश मुख्य अक्ष से नीचे की ओर है इस तरह से, ठीक है, तो ये माइनस होगा और ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है, तो m बराबर आ जाएगा माइनस h डैश अपॉन h। पुनः चित्र से, जो प्रारंभ में आपको चित्र बनवाया था, ध्यान होगा तीसरी प्रकाश किरण आपको बताया था कि जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, आवर्धन के लिए करते हैं। तो वही स्थिति आपकी यहाँ पे है। तो ये स्थिति लगभग इस प्रकार थी, ये दर्पण का ध्रुव था, ये तीसरी प्रकाश किरण थी जो ध्रुव पर आपतित हो रही है। तो आपको बताया था कि ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाती है वही कोण बनाते हुए परावर्तित होती है। ये आपतित प्रकाश किरण है, ये परावर्तित प्रकाश किरण है, ठीक है। ये वस्तु है, वस्तु के आकार को दर्शा रहे हैं h से, और ये बनने वाला प्रतिबिंब है, इसके आकार को हम दर्शा रहे हैं h डैश से, ठीक है। तो इसमें संबंध स्थापित करेंगे तो चित्र से त्रिभुज APB और त्रिभुज A डैश B डैश P में ये कोण बराबर इस कोण के, कौन सा नियम है, ये आपका परावर्तन के नियम से। किसके नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक है। क्योंकि कोण आई, आपतन कोण बराबर किसके होता है, परावर्तन कोण। यहां पर मुख्य अक्ष अभिलंब की भांति कार्य करेगी, तो कोण APB बराबर किसके, कोण A डैश P B डैश के, ठीक है। इसके उपरांत कोण ABP बराबर है किसके, कोण A डैश B डैश P, ये बराबर किसके, 90 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, और समरूप त्रिभुजों के लिए संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो यहाँ पर ये भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर होगा ये भुजा बटे इस भुजा का अनुपात, यानी कि AB बटे A डैश B डैश बराबर PB बटे PB डैश। इसका व्युत्क्रम करने पर, यानी कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, A डैश B डैश बटे AB बराबर किसके, PB डैश बटे PB। अब चिन्ह परिपाटी से इनके मान रखें तो हम जानते हैं PB डैश और PB डैश ये है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी थी V, और ये वस्तु की दूरी है U। दोनों ही आपतित प्रकाश के किरण के विपरीत दिशा में मापी जाएंगी, तो माइनस में ली जाएंगी। A डैश B डैश ये प्रतिबिंब का आकार है H डैश, और AB ये वस्तु का आकार है, दर्शा रहे हैं H से। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखें तो m बराबर किसके आ जाएगा, माइनस H डैश अपॉन H बराबर किसके, माइनस V अपॉन U, ठीक है। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, m बराबर माइनस H डैश अपॉन H बराबर V अपॉन U। तो ये हमारा रेखीय आवर्धन का सूत्र आ जाता है गोलीय दर्पण के लिए, ठीक है, जिसकी सहायता से हम रेखीय आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इससे आगे आने वाले लेक्चर में हम प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन करेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।